हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AM एंड AC क्लासेस। हमारे क्लास में आज का टॉपिक है नील्स बोर एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक स्ट्रक्चर से हमने टॉपिक लिया है आज के अपने इस क्लास में, नील्स बोर एटॉमिक मॉडल। नील बोर एक साइंटिस्ट का नेम है और इस साइंटिस्ट ने क्या काम किया है कि जो इसके पहले रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था उसी को इम्प्रूव करने का काम किया। ठीक है, मतलब इम्प्रूव किया रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को, क्योंकि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में जो है कई ड्रॉबैक्स थे, कमियां थी। उन कमियों को दूर करने की कोशिश किया इन्होंने और दूर किया भी। दूर करने की कोशिश किया मतलब दूर किया भी अपने मॉडल में। तो कमियां हमें समझ में आ गई कौन कौन सी कमियां थी और इन्होंने कैसे दूर किया, तो उसको हम साथ साथ बताते चलेंगे आप लोगों को। और रदरफोर्ड से पहले एक और मॉडल आया था, जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल, वो भी पूरी तरह फेल हुआ। लेकिन नील्स बोर के पोस्टुलेट्स को पढ़ने से पहले, मतलब इनके मॉडल के एक एक पॉइंट्स को पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि इन्होंने आधार क्या लिया था, बेस क्या था इनके मॉडल का। तो इनके मॉडल का जो बेस था वो क्या था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, हम जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है ये मैटर के साथ इंटरेक्ट होता है। तो इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर जो है, यदि हम इसकी स्टडी करते हैं तो हमें यह रिजल्ट मिलता है कि इस फिनोमिना से हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ गए ना। तो यहां से सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसका नेचर कैसा होता है। एक तो पॉइंट इनका ये था मॉडल का कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये एक ऐसा रेडिएशन होता है जिसमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से परपेंडिकुलर ज्वाइंट होती है। ठीक है, ज्वाइंट होती है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री पर ज्वाइंट होती है। अगर ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, इस तरीके से ज्वाइंट होंगी। तो जो ये रेडिएशन है ये एसोसिएट होता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से, इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसका इंटरेक्शन मैटर के साथ होता है और मतलब अगर मैटर पे इसको हम पास करें तो इसको अट्रैक्ट करेगा या फिर उसको एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद हम लोग ये कर सकते हैं कि जो मैटर के अंदर एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। तो खैर ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी है, स्पेक्ट्रोस्कोपी का मामला है, इसको भी यहीं रोकते हैं। हमें नील बोर एटॉमिक मॉडल पर डिस्कस करना है। तो देख लेते हैं इसका जो नेचर है वो कितना टाइप का होता है। तो नेचर जो है यहां पर दो टाइप का होता है, इसको बोलते हैं ड्यूअल नेचर। एक होता है पार्टिकल नेचर और दूसरा होता है वेव नेचर। पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर, ये दो नेचर होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के। एक तो इनका ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या था, खैर ये नील बोर का एटॉमिक मॉडल का पहला पॉइंट नहीं है, ध्यान रखिएगा। नील बोर एटॉमिक मॉडल का पहला पॉइंट नहीं है। जो बेस है वो हम बता रहे हैं कि नील बोर एटॉमिक मॉडल किस चीज पर आधारित है, उसका बेस क्या है। उसके बेस का पहला पॉइंट ये है कि मतलब यहां से इसके दो नेचर होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के, पार्टिकल एंड वेव। यहां से नील बोर को आइडिया मिला कि हो सकता है इसमें एटम के अंदर ये बात हो सकती है, कुछ ऐसा। ठीक है, तो उन्होंने उसी बेसिस पर अपना मॉडल दिया, एटम के बारे में कुछ बातें बताई। दूसरा पॉइंट क्या था इनका, दूसरा पॉइंट ये था एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ठीक है। ये दो रिजल्ट्स जो हैं हिस्टोरिकली जो स्टडीज की गई थी, किसको लेकर के,
इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। इसको लेकर के जो स्टडी की गई थी हिस्टोरिकली, मतलब बहुत पहले हिस्ट्री में अगर हम जाएं तो हम पाएंगे कि यहाँ पर 2 पॉइंट मिलते हैं, जिन पॉइंट को यूटिलाइज करके, इन्हीं 2 पॉइंट को यूटिलाइज करके जो है नील बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। मतलब पहले इन्होंने इसकी स्टडी की, तो जो इनको रिजल्ट मिला उस बेसिस पर इन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल दे रखा है। ओके, अब देखते हैं कि रदरफोर्ड का रदरफोर्ड कह रहे हैं, नील बोर एटॉमिक मॉडल है क्या, इसके पोस्टुलेट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो नील बोर एटॉमिक मॉडल के जो पोस्टुलेट्स हैं उसको हम एक एक करके देख लेते हैं। पोस्टुलेट ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। ओके, तो पहला पॉइंट इनका जो आता है वो क्या है कि जो एटम है, खैर इन्होंने जो अपना मॉडल दिया था वो किसके लिए दिया था, हाइड्रोजन एटम के लिए दिया था। ठीक है, अब हम जानते हैं जो हाइड्रोजन एटम होता है उसमें एक न्यूक्लियस है, उसके अराउंड एक सेल हम लोग देखते हैं और उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। वैसे होती तो बहुत सारे सेल है जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट सेल होती हैं, लेकिन हम सेल को वहीं तक रिप्रेजेंट करते हैं जहां तक इलेक्ट्रॉन होते हैं। जहां तक इलेक्ट्रॉन एक स्टेबल तरीके से हो सकते हैं वहां तक हम सेल को दिखाते हैं। उसके आगे की जो सेल होती हैं या एनर्जी लेवल्स होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट नहीं करते, उसको हाइड रखते हैं, छुपा के रखते हैं। ठीक है, खैर पहला पॉइंट इनका ये है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करते हैं, जिनकी एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है। तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स या रिवॉल्व किया हमने, रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस in circular path, okay, of definite energy or fixed energy। तो ये पहला पॉइंट हो गया इनका, पहला पोस्टुलेट। तो कहने का मतलब ये होता है कि न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट सेल्स होती हैं, इन सभी सेल की आपस में अपने आप में जो एनर्जी है वो क्या होती है, फिक्स होती है। ये फर्स्ट सेल है, इसकी एनर्जी फिक्स होगी, सेकंड सेल की एनर्जी फिक्स होगी, थर्ड सेल की भी फिक्स होगी। इस तरह से जितनी सेल होंगी सबकी एनर्जी क्या होगी, फिक्स होगी, कांस्टेंट होगी। लेकिन जो एनर्जी लेवल है वो चेंज होता है। जैसे यदि हम न्यूक्लियस से आउटसाइड चलते जाएं तो एनर्जी लेवल क्या होगा, बढ़ता जाएगा। यानी फर्स्ट सेल की जो एनर्जी है वो सेकेंड सेल के कंपैरिजन में क्या होगी, कम होगी, लो होगी। तो इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज्यादा हो गई, इसकी एनर्जी और ज्यादा हो गई, और आगे चलेंगे एनर्जी और ज्यादा हो जाएगी। तो जो एनर्जी है सेल की वो जिस तरह से आप न्यूक्लियस से दूर होते चले जाएंगे, न्यूक्लियस से आउटसाइड जाएंगे, उस तरह से जो एनर्जी का लेवल है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट था इनका। सेकेंड पॉइंट में इन्होंने ये बताया कि जो ये एनर्जी लेवल्स हैं इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करें, जो सेल में इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाए। तो इनको हम के मतलब इनको हम एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी लेवल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी level is done by energy level done by K L M N आगे डॉट डॉट O P Q R S T और 1 2 3 4 डॉट।
फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटसाइड, यहां लिख दीजिए फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटसाइड। न्यूक्लियस से हम आउटसाइड की तरफ दिखाएंगे, यानी सबसे पहले K आएगा, उसके बाद L आएगा, उसके बाद M आएगा एंड सो ऑन। अगर हम इस तरह से ना दिखाएं तो इसको 1 2 3 लिख करके भी दिखा सकते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, इस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट इसमें ये आता है स्टूडेंट्स कि जैसे मान लीजिए हमने ये एक एटम बनाया है, इसमें KLM या फिर 1 2 3 भी सेल को भी दिखा रखा है। ये तो छोड़िए, इसको दूसरा हम एक यहाँ एटम बनाते हैं। जैसे एक मान लीजिए हमने न्यूक्लियस ले लिया, इसके एक और अराउंड हमने डिफरेंट ऑर्बिट्स बना दिए। ये ऑर्बिट्स हैं इसके अराउंड डिफरेंट, ठीक ना, इस तरह से। तो अब इसमें जो है सभी ऑर्बिट्स में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, सभी ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो है अपने अपने ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिट में क्या करता है, रिवॉल्व करता है। खैर जब हम हाइड्रोजन की बात करेंगे तो केवल एक इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। उस फर्स्ट ऑर्बिट का नाम क्या होगा, बोर्स ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट का नाम होता है बोर ऑर्बिट। और इन ऑर्बिट्स को नील बोर ने एक नाम दिया है, दैट इज स्टेशनरी स्टेट। मतलब जो ये सेल्स हैं अलग अलग, इनका नाम क्या है, स्टेशनरी स्टेट। बात समझ गए ना आप। तो कहने का मतलब ये है जो डिफरेंट सेल्स हैं, जो ऑर्बिट्स हैं, इन हर एक ऑर्बिट को अलग अलग इन्होंने एक स्टेशनरी स्टेट नाम दिया है। यानी ये फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट है, ये सेकंड स्टेशनरी स्टेट है, और ये थर्ड स्टेशनरी स्टेट है एंड सो ऑन। आगे और स्टेशनरी स्टेट होंगे जो इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है ना। ये पॉइंट हो गया। ओके, थर्ड पॉइंट में हमें ये देखना था कि इलेक्ट्रॉन अपने अपने ऑर्बिट में, जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन ही है, तो मान लीजिए हाइड्रोजन है, इसके इस वाले फर्स्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है और किसी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, केवल फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन या फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है। इस फर्स्ट ऑर्बिट को हम लोग बोलते हैं बोर्स ऑर्बिट, ठीक है ना। इन्होंने बताया कि जब ये इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पर जंप करता है, मतलब कूद जाता है, जंप कर जाता है, या फिर यहां से यहां आता है, या तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाए, फर्स्ट से सेकंड पर जाए, या सेकंड से फर्स्ट पर आए, तो दोनों केस में क्या होता है, अलग अलग फिनोमिना होती है। तो इलेक्ट्रॉन जब एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पर जंप करता है, तो या तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है या फिर एनर्जी एमिट करता है। तो क्वेश्चन आया कि भाई इलेक्ट्रॉन कब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और कब एनर्जी एमिट करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पर जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन, यदि मान लीजिए यहां पर ये आपका E1 है और ये E2 हो गया, इफ E2 इज ग्रेटर देन E1, तो E1 आपका फर्स्ट एनर्जी लेवल हो गया, E1 ये फर्स्ट एनर्जी लेवल हो गया, एंड जो E2 है सेकंड एनर्जी लेवल हो गया, E2 जो है सेकंड एनर्जी लेवल हो गया। तो E2 की एनर्जी ज्यादा होगी और E1 की एनर्जी कम। तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा, E1 से E2 पर जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। जब इलेक्ट्रॉन E1 से E2 पर जाएगा तो एनर्जी क्या होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। बात समझ रहे हैं। ये एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन जब इसका उल्टा होगा कि मतलब इलेक्ट्रॉन E2 से E1 पर आए, इलेक्ट्रॉन जब E2 से E1 पर जंप करेगा
यानी हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पर आएगा, तो यहां पर एनर्जी का क्या होगा, यहां पर एनर्जी का एमिशन होगा या रेडिएशन होगा। ठीक है, एमिशन लिखिए दे रहे हैं, तो यहां एनर्जी क्या होगा, एमिशन होगा, मतलब रेडिएशन। तो यहां पर एनर्जी का क्या होगा, रेडिएशन होगा। ठीक, इसको थोड़ा हम ठीक प्रकार से समझ ले रहे हैं, जो हमने ये बात बताई है आपको। तो अभी हमने देखा जब इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल से हाई पर जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और जब हाई से लो पर आएगा तो एनर्जी रेडिएट करेगा। ठीक है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं कि मतलब वो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब है, कितनी एनर्जी एमिट कर रहा है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकेंगे कि यहां पर डेल्टा ई इक्वल टू होगा E2 माइनस E1। ठीक है भाई, हमसे ये क्वेश्चन किया जा रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी लेवल से सेकेंड एनर्जी लेवल पर जाएगा तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, या सेकेंड से फर्स्ट पर आएगा तो कितनी एनर्जी रेडिएट करेगा। तो जो यहाँ इन दोनों एनर्जी लेवल के बीच गैप होगा एनर्जी का, उतनी ही एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा या उतनी ही एनर्जी वो क्या करेगा, रेडिएट करेगा। तो गैप हमने निकाल लिया, कितना आ गया, डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। थर्ड पॉइंट की बात कर रहे हैं, डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। ठीक है ना, ये हो गया। अब डेल्टा E इक्वल टू होता है h न्यू, तो यहां से हम यदि फ्रीक्वेंसी निकालना चाहे तो हम कर सकते हैं, और करके न्यू इक्वल टू डेल्टा E अपॉन h। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं E2 माइनस E1 अपॉन h। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होगी, एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी। ठीक, जो इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी है, इलेक्ट्रॉन का जो वाइब्रेशंस होगा, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी c अपॉन लैम्डा, इसको हम इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। खैर इतना कुछ पर आप ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना ध्यान रखिए कि कितनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करता है और कितनी एनर्जी वो रेडिएट करता है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और है, ये जो रेडिएशन या फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होता है, ये किस फॉर्म में होता है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होता है या फिर डिसकॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होता है। तो ये डिसकॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होता है। यहाँ एनर्जी का एब्जॉर्प्शन या एमिशन किस फॉर्म में होता है, डिसकॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होता है। ठीक है, तो एमिशन और एब्जॉर्प्शन is in discontinuous form, discontinuous form। मतलब यहां कह सकते हैं कि जो एनर्जी रेडिएट या फिर एब्जॉर्ब होती है वो क्वांटाइज्ड होता है। ठीक है, ये रहा इनका थर्ड पॉइंट। इसके बाद जो अगला पॉइंट आएगा वो क्या होगा, फोर्थ पॉइंट। तो इनके 3 पोस्टुलेट्स हम लोगों ने देख लिए। अब नेक्स्ट पोस्टुलेट आएगा जो उसको देख लेते हैं। अभी तक हमने ये नहीं देखा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन से कितनी रेडियस पर होता है। ठीक है भाई, उसकी रेडियस भी तो फिक्स होगी इलेक्ट्रॉन की, कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस रेडियस पर रिवॉल्व करेगा न्यूक्लियस से। इसके लिए हम पहले देखेंगे कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस रेडियस पर रिवॉल्व करेगा। इस बात को समझने के लिए हम क्या समझ जाएंगे, इसको समझने से हम क्या समझ जाएंगे, हम ये समझ जाएंगे कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस सेल में घूम सकता है, रिवॉल्व कर सकता है। तो अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4। अगला पॉइंट कौन सा है, पॉइंट नंबर 4। अब इसमें जो है, जैसे यहां पर हमने एक न्यूक्लियस बनाया, इसके अराउंड एक सेल बनाया, ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का ये एंगुलर मोमेंटम होगा। ठीक है ना,
तो ये इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। तो लिखेंगे यहां पर द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। नील बोर ने ऐसा देखा कि ऐसा हो रहा है, तो इस बेसिस पर इन्होंने ये बताया कि कौन सा इलेक्ट्रॉन जो है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से रेडियस क्या होगी। इस रेडियस को निकालने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है कितनी रेडियस पर होगा। इस बात को पता लगाने के लिए हम ये कर सकते हैं MEVR इक्वल टू H/2π। तो क्वांटाइज्ड फॉर्म हो गया, मतलब ये लिख सकते हैं द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड विच इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, जिसको हम इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहां से हम इलेक्ट्रॉन की रेडियस भी निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कितनी रेडियस पर होगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन की हेल्प से हमें समझ सकते हैं। तो इस इक्वेशन के हेल्प से, यानी इस क्वांटाइजेशन के बेसिस पर नील बोर ने अपने पॉइंट में यह बताया कि कोई भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जिसमें उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम H/2π का कंप्लीट इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं। तो अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन revolves in that particular orbit in which its angular momentum is complete integral multiple of H/2π। मतलब जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम H/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं MEVR, यानी ये एंगुलर मोमेंटम हो गया इज इक्वल टू n इंटू H/2π। ये हो गई इक्वेशन, यानी इलेक्ट्रॉन जो है जिस ऑर्बिट में इस इक्वेशन को फॉलो करेगा उसी में रिवॉल्व करेगा। ठीक है, ये हो गए इनके पॉइंट्स। अब इसमें एक पॉइंट और है, एक बात और हम देखेंगे कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पर है, मीन्स उसके रेडियस क्या है, इसे कैलकुलेट कैसे किया जाए, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल लॉ से पूछा जाता है। तो इसको कैलकुलेट कैसे किया जाए, थोड़ा इस पर हम बात करेंगे। तो इसमें अगला पॉइंट आता है कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से जो है इलेक्ट्रॉन के रेडियस को कैसे कैलकुलेट किया जाए, इस पर थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, उसको डायरेक्ट आप लोग तैयार रखिएगा। फॉर्मूला है Rn इज इक्वल टू होता है n² A0।
इस इक्वेशन के हेल्प से हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की रेडियस न्यूक्लियस से क्या है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। वेयर Rn is radius Rn is radius, ठीक है, of electron from nucleus, and n is orbit, या इसको लिख सकते हैं 1 2 इस तरह, सो दैट n की वैल्यू ये होगी, ये ऑर्बिट्स हैं, कहने का मतलब ये ऑर्बिट्स, ठीक है, पहला ऑर्बिट है, दूसरा है, तीसरा है, कौन सा है वो। एंड ए नॉट इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होता है और इसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू कितनी होगी 52.9 पिकोमीटर, इसकी वैल्यू होती है 52.9 पिकोमीटर। तो अब यदि हमें हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन है, यदि हमें ये रेडियस निकालनी हो फर्स्ट सेल की, तो हम कैसे निकालेंगे, क्या लिखेंगे, R1 मतलब फर्स्ट रेडियस इज इक्वल टू आ जाएगा 1 स्क्वायर इंटू ए नॉट इज इक्वल टू आएगा 52 मतलब 1 इंटू 1 मतलब 1 हो जाएगा, 1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ये 1 इंटू 52.9, ठीक है, पिकोमीटर, ये पिकोमीटर में आएगा, इज इक्वल टू 52.9 पिकोमीटर। यानी जो हाइड्रोजन की रेडियस है कितनी होती है फर्स्ट ऑर्बिट की 52.9 पिकोमीटर। एक्चुअल में इसी रेडियस को हम लोग बोलते हैं, जो ये रेडियस है एक्चुअल में इसका नाम क्या होता है, बोर्स रेडियस, ठीक है ना, बोर्स रेडियस, इसी रेडियस का नाम जो है क्या होता है, बोर्स रेडियस, ठीक। अब आप इसी तरह से यहाँ 2 रख देंगे तो सेकेंड ऑर्बिट की रेडियस आ जाएगी, 3 रख देंगे तो थर्ड ऑर्बिट की रेडियस आ जाएगी। तो किसी भी ऑर्बिट की रेडियस आपको निकालनी हो तो आप यहाँ से ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तुमने देखा कि रेडियस कैसे कैलकुलेट किया जाए। अब हम ये देखेंगे स्टूडेंट्स कि किसी भी ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो फिक्स है, हमने अभी पढ़ा, तो हर एक पर्टिकुलर ऑर्बिट की एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करें तो उसको थोड़ा देख लेते हैं। तो किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमें रेडबर्ग इक्वेशन की हेल्प लेनी पड़ती है। तो जो रेडबर्ग इक्वेशन उसको याद रखिए क्या होती है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, और उसी के हेल्प से हम किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगला पॉइंट आता है कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिट्स, ठीक है ना। ऑर्बिट्स की एनर्जी कैसे कैलकुलेट की जाए इसको देख लीजिए। इसके लिए हम बात करेंगे रेडबर्ग इक्वेशन की। रेडबर्ग इक्वेशन, ये रेडबर्ग इक्वेशन क्या होती है जरा समझिएगा इसको, ठीक। रेडबर्ग इक्वेशन जो है दैट इज En is equal to minus RH into 1 upon n square, where RH is Rydberg constant, ये Rydberg कांस्टेंट है, एंड जो n है वो क्या है, ऑर्बिट है, ऑर्बिट्स, मतलब ये होगा 1 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 1 2 3, आगे डॉट डॉट, यानी कोई भी ऑर्बिट होगा तो उसको आप यहाँ पुट करेंगे। यदि फर्स्ट ऑर्बिट ध्यान रखेंगे 1 स्क्वायर, 1 लिख देंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। यदि सेकेंड ऑर्बिट की हम बात कर रहे हैं, उसकी एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा। थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, एंड सो ऑन। जो Rydberg कांस्टेंट है RH, इसकी एक वैल्यू होती है। तो RH की वैल्यू क्या है जरा इसको देख लीजिए,
इसकी वैल्यू है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। क्योंकि ये एनर्जी है इसलिए इसको हम जूल से रिप्रेजेंट करते हैं। जूल जो है एनर्जी की यूनिट होगी। तो RH की ये वैल्यू आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी यदि आपको कैलकुलेट करना है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, नो डाउट। जैसे मान लीजिए यदि फर्स्ट ऑर्बिट की हम बात कर रहे हैं, इफ n इक्वल टू 1, तो n इक्वल टू 1 के लिए कैसे निकालेंगे? क्या लिखेंगे? E1, n का मतलब क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू माइनस, इसकी वैल्यू होती है 2.18 इंटू 10 की पावर कितनी होगी? -18 इंटू 1 अपॉन, फर्स्ट है इसलिए 1 स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना आ जाएगा? -2.18, इसको करने पर 1 आएगा, तो इंटू 10 की पावर -18 जूल। ठीक है ना, ये जूल में होगा। यही आंसर हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट एनर्जी यानी फर्स्ट ऑर्बिट जो है उसकी एनर्जी -2.18 इंटू 10 की पावर -18 जूल ये होती है। इसी तरह से किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन अभी ये रह गया हमारा कि भाई यहाँ पर जो ये माइनस लिखा है, क्या इसका मतलब एनर्जी माइनस में होती है? जितने भी ऑर्बिट सबकी एनर्जी माइनस में होती है? नहीं, इसका मतलब माइनस नहीं, माइनस में एनर्जी नहीं। इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इफेक्ट में होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो उस केस में यहां पर हम माइनस लिखेंगे, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से फ्री कर देंगे तब ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये कहने का मतलब ये है कि ये माइनस क्यों है, इसको हम ऐसे समझते हैं। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन आप ले लीजिए, तो उस इलेक्ट्रॉन को आप जब एटम के अंदर से निकालेंगे, रिमूव कराएंगे, तो आप एनर्जी सप्लाई करेंगे जिससे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए। जैसे मान लीजिए आपका ये एटम है, यहां से आपको इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? रिमूव करना है, तो आप एनर्जी सप्लाई करेंगे। जब इस एटम को आप एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? यहां से निकलेगा, मीन्स जंप करेगा दूसरे सेल पर, दूसरे से तीसरे पर जंप करेगा, तीसरे से चौथे से पांचवें पर जंप करेगा। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता क्या जा रहा है? चला जा रहा है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता चला जा रहा है। ठीक है ना, और ऐसा होते होते एक बार क्या होता है कि न्यूक्लियस के इफेक्ट से एकदम वो दूर चला जाता है। जैसे ही न्यूक्लियस के इफेक्ट से वो फ्री होता है तो इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट एनर्जी लेवल पर चला जाता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप? इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट एनर्जी लेवल पर चला जाता है, फिर वहां हम इनफाइनाइट काउंट करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इनफाइनाइट एनर्जी लेवल पर है। ठीक है, तो वो होती है इलेक्ट्रॉन की फ्री स्टेट। तो जो इलेक्ट्रॉन की फ्री स्टेट है, फ्री स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी, यदि उस एनर्जी का कंपैरिजन आप उसी इलेक्ट्रॉन के किसी ऑर्बिट में होने पर करेंगे, तो आप पाएंगे कि जब वो किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन एस्टेब्लिश होगा तो अपनी फ्री स्टेट में जो उसकी एनर्जी थी वो ज्यादा थी, उसमें से कुछ एनर्जी उसने क्या किया? रेडिएट कर दिया। जब कुछ एनर्जी वो रेडिएट कर दिया तो उसके पास एनर्जी कम हो गई। तो इसी एनर्जी को रेडिएट करने के कारण यहां पर माइनस साइन लिखी जाती है। इस माइनस साइन का मतलब सिर्फ ये है कि फ्री इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के इफेक्ट में आता है तो कुछ ना कुछ एनर्जी वो रेडिएट कर देता है। तो वह एनर्जी के रेडिएशन के कारण जो है यहां पर माइनस साइन लगा दी गई। तो किसी भी ऑर्बिट की बात है, फर्स्ट ऑर्बिट हो या सेकंड ऑर्बिट हो, थर्ड हो, कोई भी हो, किसी में भी आप यदि इलेक्ट्रॉन को एस्टेब्लिश करेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन को, तो उसकी एनर्जी कुछ ना कुछ कम हो जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ऐसे में वो कुछ एनर्जी रेडिएट कर देगा। ठीक है, इसी एनर्जी के रेडिएशन के कारण यहाँ पर माइनस साइन से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। तो हमने जो 2 पॉइंट देखा था स्टार्टिंग में कि जो नील बोर के एटॉमिक मॉडल का बेस है, उसको हम किसी और क्लास में डिस्कस कर लेंगे
कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के डुअल नेचर क्या होते हैं, वो क्या होता है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है, इसको भी देख लेंगे, ठीक है, किसी और क्लास में। तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पर एक और चीज देखा होगा कि जो इंप्रूवमेंट हुआ रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्या था, उसमें यह बताया गया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है सर्कुलर पाथ पर, लेकिन उसकी रेडियस क्या होगी, इलेक्ट्रॉन जंप करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। इस तरह से कई बातें एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी, और साथ ही साथ ये भी था कि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में फॉल डाउन हो जाना चाहिए, कोलैप्स कर जाना चाहिए, जो आपने देखा था उस लेक्चर में बताया था हमने कि मैक्सवेल के इलेक्ट्रोडायनामिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है उसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में फॉल डाउन हो जाना चाहिए, कोलैप्स कर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में कोलैप्स क्यों नहीं कर जाता, क्यों नहीं गिर जाता। मतलब कहने के लिए कि मैक्सवेल के इलेक्ट्रोडायनामिक कॉन्सेप्ट को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, लेकिन नील बोर का एटॉमिक मॉडल कर रहा है, क्योंकि इसने ये बताया कि एनर्जी फिक्स होती है, जब एनर्जी फिक्स होगी तो फिक्स एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा और न्यूक्लियस में कोलैप्स नहीं हो पाएगा, ठीक। इस तरह से नील बोर ने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को इंप्रूव किया। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्लास में इतना ही, पढ़िए समझिए, जो दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, और यदि हमारे वीडियो आपको समझ में आ रहा हो, यदि ये सारे लेक्चर्स आपको समझ में आ रहे हो, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी न्यू अपडेट आपको तुरंत मिल जाएगी और आपकी स्टडी बेहतर हो सकेगी। ओके, थैंक यू। जय भारत।